तो दोस्तों आज हम हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, शुरू करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका पहला टॉपिक है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। यहाँ पे क्या है, आर्थिक और राजनीतिक क्या है, आइए समझते हैं इसे। आर्थिक, आर्थिक का मतलब क्या है, धन, अर्थव्यवस्था, वित्त या रुपयों पैसों से संबंधित से संबंधित होता है। क्या है, आर्थिक का मतलब है धन, अर्थव्यवस्था, वित्त या रुपयों पैसों से संबंधित होता है, ठीक है। और ये राजनीतिक क्या है, राजनीति, शासन, सरकार, नीति, शासन, सरकार, नीति, सत्ता या शक्ति, सत्ता या शक्ति से संबंधित होता है। से संबंधित होता है, ठीक है। यहाँ पे आर्थिक किससे संबंधित है, धन, अर्थव्यवस्था, वित्त या रुपयों पैसों से, ठीक है। और राजनीतिक किससे संबंधित होता है, शासन, सरकार, नीति, सत्ता या शक्ति से संबंधित होता है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इजाफा का मतलब क्या होता है, किसी चीज में बढ़ोतरी होना, बढ़ोतरी, ठीक है। इस खर्चे की भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। जब युद्ध चल रहे थे तो कई देशों ने युद्ध के नाम पर कर्जे लिए और करों मतलब टैक्स, जो टैक्स लग रहा था उनमें वृद्धि की गई, ठीक है। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें 2 गुना हो चुकी थी। मतलब युद्ध के समय जो चीजें, युद्ध से पहले जो चीजें सस्ती थी, युद्ध के समय वही वस्तुएं 2 गुने रेट में बिकने लगी थी, ठीक। जिसके कारण हम आम लोगों की मुश्किलें बढ़ रही थी। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। गांव में जो लोग रहते थे उन्हें सिपाही के रूप में जबरन भर्ती मतलब जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा था सेना में, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों में भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। फ्लू फ्लू एक बीमारी है, ठीक है, जिससे बहुत बहुत से लोग पीड़ित हो गए और कुछ लोग की मृत्यु भी हो गई थी। 1921 जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। जो वहां पर फ्लू नाम की महामारी फैली थी, उसके कारण
120 से 130 लोग 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो लोग सोच रहे थे कि युद्ध अगर खत्म होगा तो उसके बाद हम लोग चैन से रह सकेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसे एक बार रफ कर देते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एक बार घर पे पढ़ के प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ इजाफा का मतलब लिख देते हैं हम बढ़ोतरी। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। एक बार इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला टॉपिक है इसी में सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का मतलब होता है आगे बताते हैं आपको, अगले पेज पे जगह नहीं है। ये सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के आग्रह पर सत्य के प्रति आग्रह। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखते हैं। अब महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। यहाँ पर क्या बताया गया है, जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे तो उन्होंने भारत में आने के बाद कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। ठीक, 1917 में बिहार के चंपारण इलाके में उनका दौरा हुआ और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। इसलिए प्रेरित किया कि किसानों पर जो ब्रिटिश सरकार अत्याचार कर रही थी उससे वो लोग लड़ सके। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। उसके बाद जब बिहार के चंपारण में इनका काम खत्म हुआ तो 1917 में ही उसी वर्ष गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की भी मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। वहां पर भी एक आंदोलन चलाया गया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। उस समय वहां पर भी एक प्लेग नामक महामारी भी आई थी, जिसकी वजह से खेड़ा के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी और वे लोग लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर फोक ट्रस्ट से गुजर रहे हैं 6 नवंबर 1913 को। इसमें क्या लिखा है, न्यू कैसल से
ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे हैं। जब जुलूस को रोका गया और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो हजारों मजदूर अश्वेतों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्लभेदी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? गांधी जी। तो आइए इसे एक बार रफ करते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसका भी ले लीजिए। आपका अगला टॉपिक है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या होता है? चलिए आगे बताते हैं आपको इसी में। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पास किया गया गया एक दमनकारी कानून था। ठीक है, रॉलेट एक्ट का मतलब है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पास किया गया एक दमनकारी कानून था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट, जो कब पारित हुआ था? 1919 में, के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव क्या होता है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव एक ब्रिटिश भारत की विधायिका थी, कि केंद्र विधायिका थी। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिश भारत इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय सन 1919 में भारत पर ब्रिटिश सरकार राज कर रही थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। वहां की सरकार को कैदियों पर 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार मिल गया था। 2 साल तक कोई भी उन्हें न छुड़ा सकता था, न उनके लिए लड़ सकता था। 2 साल तक वे ऐसे ही जेल में बंद रह सकते थे। ठीक है, महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। कब से शुरू होना था? 6 अप्रैल से। ठीक, आप लोग इसे समझ गए होंगे अच्छे से, इसलिए एक बार रफ करते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका भी एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है इसी में। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 13 अप्रैल को। पंजाब में एक त्योहार होता है जिसे कहते हैं बैसाखी। उसी दिन जलियांवाला बाग मैदान में वहां के लोग इस त्योहार को मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। यहाँ क्या है? दमनकारी कानून। दमनकारी कानून क्या होता है? एक मिनट, दमन यहाँ जगह कब पड़ जाएगी, इसलिए अगले पेज पे हम बताते हैं आपको इसको। दमनकारी कानून जो जनता के अधिकारों को कुचलने उन्हें डराने या उनके साथ अन्यायपूर्ण और क्रूर व्यवहार करने के लिए बनाया गया था। करने के लिए बनाया गया था। दमनकारी कानून क्या था? जो जनता के अधिकारों को कुचलने, उन्हें डराने और उनके साथ अन्यायपूर्ण और क्रूर व्यवहार करने के लिए बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं इसमें। जो वहां के लोग इस कानून का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। जहां पर ये जलियांवाला बाग का मैदान था, वो चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ था। ठीक है, शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ उस समय ब्रिटिश सरकार ने यह लॉ इसलिए लागू किया था कि कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर किसी भी काम के लिए नहीं निकल सकता है। ठीक है, जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। जनरल डायर कौन था? ब्रिटिश सरकार का एक जनरल था जिसे जनरल डायर के नाम से जाना जाता था।
उस सेना का नेतृत्व यही कर रहा था। ठीक है। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जो जलियांवाला बाग मैदान पर लोग बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, उन्हें जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर गोलियों से सभी को मार डाला था। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, जनरल डायर के हुक्म से सिपाही लोगों को घिसट कर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये कब का तस्वीर है? 1919 का। ठीक। ये मजदूर हैं जिन्हें घसीट कर जनरल डायर के सैनिक लेके जा रहे हैं। एक बार कर देते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका भी ले लीजिए ताकि आप लोग दमनकारी कानून के बारे में अच्छे से जान सके। चलिए, आपका अगला टॉपिक है खिलाफत और असहयोग आंदोलन। पहला पॉइंट क्या है? खिलाफत मुद्दा। तुर्की के खलीफा की शक्तियों को बचाने के लिए मोहम्मद अली और शौकत अली ने आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना। यहाँ पर क्या दिया है? खलीफा। खलीफा का क्या मतलब है? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी जो तुर्की का था। ठीक है। खलीफा, तुर्की के खलीफा की शक्तियों को बचाने के लिए कौन कौन से दो लोग थे? मोहम्मद अली और शौकत अली ने आंदोलन शुरू किया था ताकि तुर्की के खलीफा की जो सेना है उसे बचाया जा सके। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा माना। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? असहयोग क्यों? असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया? गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो 1919 में उन्होंने लिखा था के अनुसार अंग्रेजी शासन भारतीयों के सहयोग से ही टिका है। यदि हम सहयोग वापस ले लें तो यह ढह जाएगा। ढह जाएगा मतलब ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त होना। गांधी जी ने क्या बताया था कि यदि हम सहयोग वापस ले लें तो यह ध्वस्त हो जाएगा। आखिरी पॉइंट क्या है? आंदोलन के चरण। पदवियों को लौटाना, सरकारी स्कूलों, अदालतों और विदेशी सामानों का बहिष्कार। जब आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम वहां के लोगों ने पदवियों को लौटाना शुरू कर दिया था। सरकारी स्कूल बंद हो गए थे। अदालतों और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया था। बहिष्कार मतलब आगे देखते हैं इसी में। बहिष्कार का मतलब होता है किसी व्यक्ति वस्तु से, किसी व्यक्ति वस्तु से संबंध तोड़ लेना।
या उससे अलग हो जाना। ये देखते हैं, इसमें देखिए, इस चित्र में क्या दिखाया गया है, विदेशी कपड़े का बहिष्कार कब कब किया गया था? जुलाई 1922 में। विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। एक बार इसे रफ कर देते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार आप लोग, ताकि अच्छे से घर पर दोबारा पढ़ सकें। एक बार इसका भी मतलब देख लीजिए, बहिष्कार का मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला टॉपिक है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। इसमें क्या है, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, मतलब इच्छाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। पहला आंदोलन कहाँ किया गया था? शहरों में। आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से शहरों के मध्यम वर्ग ने की। मध्यम वर्ग में, मध्यम वर्ग कौन है होता है? मध्यम वर्ग का मतलब है, अगले पेज पे देखते हैं इसको। मध्यम वर्ग यह वह समूह है जो पारंपरिक उच्च वर्ग, उच्च वर्ग में कौन आता है? कुलीन, कुलीन वर्ग के लोग आते हैं, ठीक। और निम्न वर्ग, निम्न वर्ग में कौन आता है? श्रमिक, किसान के बीच स्थित। मध्यम वर्ग वह समूह होता है जो पारंपरिक उच्च वर्ग या और निम्न वर्ग के बीच जो वर्ग होता है उसे क्या, कौन सा, क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग, ठीक है। शहरों में आंदोलन किसने शुरू किया था? मध्यम वर्ग के लोगों ने शुरू किया था, ठीक है। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी वकालत प्रैक्टिस बंद कर दी। जब शहरों में आंदोलन शुरू हुआ तो वहां पर सरकारी छात्रों, हजारों छात्रों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने अदालती प्रैक्टिस बंद कर दी, ठीक। आगे क्या है, आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग क्या है? पिकेटिंग आगे देखते हैं, इसमें जगह नहीं है। पिकेटिंग किसी दुकान, कार्यालय,
के बाहर खड़े होकर धरना देना या विरोध करना। पिकेटिंग का मतलब क्या बताया गया है? किसी दुकान कार्यालय के बाहर खड़े होकर धरना देना या विरोध करना उस चीज का, ठीक है। आगे क्या है? और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। जब आंदोलन वहां पर शुरू हुआ था तो विदेशी जो कपड़े थे, विदेश से बनकर जो कपड़े आ रहे थे, उन लोगों ने उन कपड़ों को जला दिया था। 1921 से 1920 के बीच 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो विदेश से चीजें आ रही थी उनकी वैल्यू भारत में कम होने लगी थी। विदेशी वस्तुओं को जलाया जा रहा था, बहिष्कार किया जा रहा था, ठीक है। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। हथकरघा क्या होता है? हथकरघा हाथ से संचालित। करघे मतलब चरखा होता है। पर धागों से कपड़ा बुनने की पारंपरिक प्रक्रिया होती है। हथकरघा क्या है? हाथ से संचालित करघे पर धागों से कपड़ा बुनने की पारंपरिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया था? जब विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी थी और वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, तो बहिष्कार के बाद आयातित कपड़े जो थे उनको छोड़कर भारतीय लोग भारत के कपड़ा पहनने लगे थे और भारतीय वस्तुओं का उपयोग ज्यादातर बढ़ गया था, इसलिए मिलों में कपड़े ज्यादा मात्रा में बनने लगे थे। एक बार इसे रफ कर देते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। एक बार इसका भी ले लीजिए ताकि इन वर्ड का मतलब जान सकें। एक बार इसका भी। चलिए आगे देखते हैं। फिर दूसरी जगह कहाँ हुआ था? ग्रामीण इलाकों में आंदोलन हुआ था, मतलब ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। जब शहरों में आंदोलन बढ़ने लगा तो शहर के आसपास स्थित गांवों में भी आंदोलन देहात में फैल गया था, ठीक है, फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष
भी इस आंदोलन में समा गए। वहां पर जो किसान और आदिवासी लोग रह रहे थे और उनका जो संघर्ष कर रहे थे, वो उस आंदोलन में समा गया था। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। अवध में जो बाबा रामचंद्र थे, सन्यासी बाबा रामचंद्र, वे किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। मतलब किसान इनके दिखाए मार्ग पर चल रहे थे। ठीक, बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर, फिजी क्या है? फिजी एक देश है। फिजी की भाषा क्या? फिजी में कौन सी भाषा चलती है ज्यादातर? फिजियन और अंग्रेजी। ठीक है। और गिरमिटिया मजदूर क्या होता है, ये देख लीजिए आप लोग। गिरमिटिया मजदूर, चलिए बताते हैं हम। उन भारतीय मजदूरों को कहा जाता है जिन्हें 19वीं 20वीं सदी में अंग्रेज सरकार ने एग्रीमेंट के तहत, एग्रीमेंट मतलब समझौता के तहत फिजी, मॉरिशस और गुयाना जैसे उपनिवेशों में गन्ने के खेतों में काम करने के लिए काम करने के लिए अनुबंध पर भेजा था। अनुबंध पर भेजा था। इन लोगों को क्या कहते थे? गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? उन भारतीय मजदूरों को कहा जाता है जिन्हें 19वीं 20वीं सदी में अंग्रेज सरकार ने एग्रीमेंट के तहत फिजी, मॉरिशस और गुयाना जैसे उपनिवेशों में गन्ने के खेतों में काम करने के लिए अनुबंध पर भेजा था। ठीक है। गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। ठीक, उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल रहे थे। ब्रिटिश सरकार मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। ठीक है। ब्रिटिश सरकार मतलब, एक मिनट हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर क्या बताया गया। देखिए,
जो वहाँ के तालुकदार और जमींदार थे उनके खिलाफ आंदोलन चल रहा था, जो किसानों से किसान तालुकदार और जमींदार जो थे वे किसानों से भारी भरकम मतलब बहुत ही मात्रा में अलग-अलग कर वसूल रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ी थी। बेगार क्या होता है चलिए ये भी बता देते हैं आपको। 1 मिनट बेगार। बिना किसी मजदूरी या वेतन से क्या कहा जाता है वेतन मतलब सैलरी के जबरदस्ती काम करवाना। ठीक है, बेगार का मतलब क्या होता है बिना किसी मजदूरी या वेतन के जबरदस्ती काम करवाना। जो वहाँ के तालुकदार थे वे लोग किसानों को जबरदस्ती काम करवा रहे थे और कोई भी पैसा नहीं दे रहे थे। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार-बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। जो किसानों के नाम पर पट्टे मतलब जमीन थी वो वहाँ के तालुकदार जमींदार उनकी जमीन भी छीन लिया करते थे। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी मजदूरों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। आई होप आप लोग इस टॉपिक को अच्छे समझ गए होंगे, इसलिए मैं इसे रफ कर दूं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। एक बार इसका भी ले लीजिए। और एक बार इसका भी, ताकि गिरमिटिया मजदूर का मतलब समझ सके, अगर पेपर में आए तो आप लोग इसको अच्छे से परिभाषित कर सके और बता सकें कि गिरमिटिया मजदूर क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला टॉपिक है उसके बाद कहाँ बगानों में स्वराज। ठीक, मजदूरों के लिए स्वराज का अर्थ था चाय बगानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब था आजादी से कहीं भी आने जाने का अधिकार। जो चाय बगानों में मजदूर कार्य कर रहे थे उनके लिए स्वराज का मतलब था आजादी से कहीं भी आने जाने का अधिकार उन्हें है। वे चार दीवारों से बाहर निकलना चाहते थे जिनमें उन्हें बंद करके रखा गया था। उनके लिए स्वराज का अर्थ अपने गांव से संपर्क बनाए रखना भी था। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बगानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आजादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। जो वहां पर चाय की बगान में काम कर रहे थे मजदूर, उनके लिए आजादी का मतलब था कि वे अपने गांव से अपने घर वालों से जाकर मिल सकेंगे और उनके संपर्क में रह सकेंगे। ठीक है, 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी।
इंग्लैंड में 1859 में एक इमिग्रेशन एक्ट लागू हुआ था, जिसके तहत मजदूरों को बगानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी। यह इजाजत उन्हें बिरले ही अभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बगान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। अवहेलना का मतलब क्या होता है, ये देख लीजिए। अवहेलना यहीं पर बताया दे रहे हैं, छोटा सा है। किसी भी चीज को अनदेखा करना। क्या करना? अनदेखा। किसी भी चीज को अनदेखा करना, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से आप लोग, ताकि इसे एक बार घर पर पढ़ सकें। मुझे आशा है कि आप लोग मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला टॉपिक है सविनय अवज्ञा की ओर। इसमें देखते हैं फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो चलाया था उसे वापस लेने का फैसला किया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस ने कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। क्या बताया गया है? 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट कौन सा है? नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें देखते हैं, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। महात्मा गांधी को क्या लगता था कि देश को एकजुट करने के लिए नमक एक सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकता है। ठीक, 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। 31 जनवरी 1930 में गांधी जी ने वायसराय इरविन को खत लिखा था। वायसराय इरविन कौन था? एक नेता यानी मंत्री था। ठीक है, इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम
मतलब चेतावनी की तरह था। जो महात्मा गांधी ने वर्षा इरविन को खत लिखा था वह एक चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ देगी। गांधी जी ने इसमें क्या कहा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ देगी। ठीक है। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। जब इरविन इस खत में लिखी मांगों के लिए राजी नहीं हुए तो गांधी जी ने 78 विश्वस्त वॉलंटियर के साथ 78 लोगों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। यह यात्रा कहां से शुरू हुई थी? गांधी जी के साबरमती आश्रम से। और खत्म कहां होना था? दांडी, जो गुजरात में स्थित है। दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। इन दोनों के बीच का फासला कितना था? 220 मतलब 240 किलोमीटर। ठीक है। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक यह रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। यह यात्रा कितने दिन तक चली थी? 24 दिन तक। और डेली ये 10 मील चलते थे, मतलब 10 किलोमीटर चलते थे। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा ना माने। वे अपनी सभाओं में यह किसानों को बताते थे कि वे किसी भी अंग्रेज का कहा ना माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। आप लोग इसे समझ गए होंगे, इसलिए एक बार इसे रफ कर देते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चित्र में क्या दिखाया गया है, दांडी मार्च। नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके 78 सहयोगी भी गए थे। रास्ते में हजारों लोग इस यात्रा में जुड़ गए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे आगे कौन है? महात्मा गांधी, जो इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं किसानों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला टॉपिक है सामूहिक अपनेपन का भाव। इसमें क्या है? सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी के राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान
सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। 20वीं सदी में क्या बताया गया है कि राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भारत माता की छवि के साथ लेने लगी थी। ठीक है, इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। भारत माता की छवि का निर्माण किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। 1870 के दशक में इन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत भी लिखा था इन्होंने। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। यह कहां पर सबसे ज्यादा गाया गया था? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जब चल रहे थे तब गाया गया था सबसे ज्यादा बार। सरफ कर देते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिखाया गया है? छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों को उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकारों यह तस्वीर बनाने लगे तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। इस मात्र छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माने जाने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र 12 में भारत माता रविन्द्रनाथ टैगोर 1905। ध्यान से देखें कि यहाँ दर्शाई गई मां की छवि शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही है। एक हाथ में माला उसके सन्यासी गुण को रेखांकित करती है। अपने पूर्ववर्ती रवि वर्मा की भांति बनिंद्रनाथ टैगोर ने भी ऐसी चित्र शैली विकसित करने का प्रयास किया जिसे सच्चे अर्थों में भारतीय माना जा सके। और आगे देख सकते हैं चित्र 14 में भारत माता की यह छवि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित छवि के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भारत माता के हाथों में त्रिशूल है और वह हाथी व शेर के बीच खड़ी हैं। ये दोनों शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे भी देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण समय रेखा। यहाँ पर क्या दिया है? वर्ष, घटना और महत्व। किस डेट में कौन सी घटना हुई और उसका महत्व क्या पड़ा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जनवरी 1915 में कौन सी घटना हुई थी? गांधी जी की भारत वापसी हुई थी। इसका महत्व क्या पड़ा था? दक्षिण अफ्रीका से सफल सत्याग्रह के बाद लौटे थे ये। और दूसरी डेट क्या है? 1917। घटना कौन सी है? चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में हुआ था।
और इसमें क्या है, दमनकारी नील खेती व्यवस्था के खिलाफ पहला आंदोलन हुआ था। और आगे 1917 उसी वर्ष खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में, उसी वर्ष गुजरात में भी खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। और इससे क्या फर्क पड़ा था, फसल खराब होने के कारण लगान माफी की मांग की गई थी। और अगली डेट में क्या है, 1918 कौन सी घटना हुई थी, अहमदाबाद मिल हड़ताल, अहमदाबाद में मिल हड़ताल हुआ था। और महत्व में क्या है, सूती मिल मजदूरों के वेतन वृद्धि के लिए। हड़ताल किस लिए हुई थी कि मजदूरों की वेतन बढ़ाई जाए, ठीक है। एक बार इसे रफ कर देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली डेट कौन सी है, 1919 घटना कौन सी थी, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और महत्व में क्या है, बिना मुकदमे के 2 साल जेल का काला कानून। रॉलेट एक्ट में किसानों को 2 साल बिना मुकदमे के जेल में बंद किया गया था, ठीक है। अगली डेट में 13 अप्रैल 1919 घटना कौन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। महत्व में जनरल डायर द्वारा निहत्थे भीड़ पर गोलीबारी। अगला मार्च 1919 घटना कौन सी, खिलाफत समिति का गठन। महत्व में बॉम्बे में अली बंधुओं द्वारा शुरुआत। आगे देखते हैं, सितंबर 1920 में क्या हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। और महत्व में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर चर्चा की। आगे देखते हैं, दिसंबर 1920 घटना कौन सी, नागपुर अधिवेशन हुआ था। सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ और दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और इसमें महत्व में क्या है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर मुहर लगी। अगली डेट कौन सी है, जनवरी 1921 कौन सी घटना, असहयोग खिलाफत आंदोलन हुआ था। और महत्व में क्या है, औपचारिक रूप से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन की औपचारिक रूप से शुरुआत हुई थी, ठीक है। एक बार इसे रफ कर देते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली डेट कौन सी है, फरवरी 1922 फरवरी 1922 में कौन सी घटना हुई थी, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। अगली डेट 1924 अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी। 1924 में अल्लूरी सीताराम को गिरफ्तार किया गया था। और महत्व में क्या है, आंध्र प्रदेश में आदिवासी विद्रोह का अंत हुआ था। अगली डेट 1928 साइमन कमीशन भारत आगमन। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था।
और महत्व में है साइमन कमीशन गो बैक नारों के साथ विरोध। भारतीय किसान ने कौन सा नारा लगाया था? साइमन गो बैक, साइमन को वापस भेजना चाहते थे वो लोग। अगली डेट है अक्टूबर 1929, डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव और महत्व लॉर्ड इरविन द्वारा अस्पष्ट प्रस्ताव। आगे देखते हैं, दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ था। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और महत्व में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। एक बार इसे रफ कर देते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली डेट देख सकते हैं आप, 26 जनवरी 1930। कौन सी घटना हुई थी? पहला स्वतंत्रता दिवस। और महत्वपूर्ण स्वराज के लिए शपथ ली गई। जनवरी 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस जैसी घटना हुई थी और पूर्ण स्वराज के लिए शपथ ली गई थी इस दिन। और दूसरी डेट क्या है? 31 जनवरी 1930। गांधी गांधी जी का इरविन को पत्र। जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन को पत्र लिखा था 11 मांगों के साथ। अल्टीमेन नमक कर खत्म करना मुख्य था। उस पत्र में गांधी जी ने लिखा था कि उनकी 11 मांगे पूर्ण की जाएं, ठीक है। लेकिन इरविन ने उनके पत्र को पारित नहीं किया था। आगे देख सकते हैं क्या है, 12 मार्च 1930। कौन सी घटना? दांडी यात्रा की शुरुआत। साबरमती आश्रम से 18 अनुयायी के साथ प्रस्थान। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की और उनके साथ 78 अनुयायी इस यात्रा में शामिल थे। अगली डेट 6 अप्रैल 1930, नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। महत्व में देख सकते हैं, दांडी पहुंचकर नमक बनाया, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ठीक है। अगली डेट क्या है, कौन सी है? 5 मार्च 1931, गांधी इरविन समझौता। महत्व में देख सकते हैं, आंदोलन स्थगित और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने की सहमति। 5 मार्च 1931 में क्या हुआ था? गांधी और इरविन ने मिलकर एक समझौता किया था जिसका महत्व में बताया गया है, आंदोलन रोका गया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने की सहमति दी गई। अगली डेट 1932, घटना कौन सी? पूना एक्ट। और महत्व में देख सकते हैं, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच दलितों के आरक्षण पर समझौता, ठीक है। आई होप आप लोग ये इम्पोर्टेंट डेट्स याद कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। एक बार इसे रफ कर देते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन डेट को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में ज्यादातर ये डेट्स पूछी जाती हैं, ठीक है।
और आज आपका यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। आपका अगला आने वाला लेक्चर जिसमें 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताए जाएंगे जो आपके पेपर में आने वाले 20 एमसीक्यू को हल करने में मदद मिलेगी। इसलिए आप लोग आने वाले लेक्चर को जरूर अटेंड करिए।